तो हम लोग यहाँ आए आज। स्वागत है आप लोग का हमारे चौथे वीडियो में। आज जिस टॉपिक का आलोचना करने जा रहे हैं, प्रोपोजिशन और उसके क्लासिफिकेशंस। प्रोपोजिशन का मतलब तर्कवाक्य या वचन बता चुके हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है उसका श्रेणी विभाजन। और एक बात यहाँ बताना बहुत ही आवश्यक है, इस चैप्टर को, इस पूरे लॉजिक का ABCD कहा जाता है। ABCD अगर नहीं सीखे तो उस लैंग्वेज का कुछ भी नहीं सीख सकते, कोई भी भाषा हो। अगर वर्णमाला ही ना सीखा जाए तो कुछ नहीं सीख सकते। यह चैप्टर वैसा ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्सर बच्चे जहाँ पर टीचर नहीं है, किताब के सहारे पढ़ने का प्रयास करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा जिंदगी भर, मतलब जब तक वो 12 में रहा तब तक यही चैप्टर की जटिलता में उलझा रह जाता है। और हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। किताब में चैप्टर वाइज किया गया है, अलग चीज़ है, लेकिन हम इसको पूरे चीज़ को विन्यस्त करेंगे उस क्रम में जिस क्रम में बच्चों को समझने में सुविधा होती है। अपने अनुभव के आधार पर हम इसको पूरा चीज़ को सिस्टमेटाइज किया हुआ है। हमें पढ़ने में जैसे जैसे दिक्कतें आते गई थी अपने व्यक्तिगत जीवन में, जैसे जैसे हमने किसी चीज़ को समझा है, उसी क्रम में हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिस क्रम में हमने इसे समझा, इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर, इस चीज़ कॉन्सेप्ट के बाद ये कॉन्सेप्ट, वही क्रमानुसार हम समझाने का प्रयास करेंगे और उससे बच्चों को फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। तो किताब के चैप्टर्स अलग रहे, किताब रखिए, आप ज़रूर रखिए, किताब ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और बहुत अच्छा हो कि जब हम पढ़ाने बैठे तो जैसे अगला दिन का रिवीजन करके बैठिए। एक तो हमने कहा कि 2-3 किस्म का कलम रखा जाए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि देख रहे हैं हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस क्रम में इस्तेमाल कीजिए। और किताब को आप अंत में हम कह दिया करेंगे वीडियो के अंत में कि अगला दिन हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो अच्छा होगा अगर घर में एक बार रीडिंग मार कर रखते हैं, जहाँ तक हो सके 2 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना या पूरा चैप्टर, जहाँ तक हो सके रीडिंग पढ़ के रखिए। उतना लंबा हम वीडियो बना नहीं पाएंगे, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाएँ फिर उसके आगे बढ़ाएंगे। और एक बात रहा ये कि समझाने, जब पढ़ने बैठिए मेरे सामने, तो सारा पहले का रिवीजन करके बैठिए, एक निश्चित समय बना लीजिए। वैसे यहाँ पर वीडियो है YouTube में, तो जब मौका तब देखिए, लेकिन कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए। मन में जो भी सवाल उठे, सवाल को नोट डाउन जरूर कीजिए। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालकर छोड़ देंगे तो हम कभी भी उसको रिप्लाई कर पाएंगे, वॉइस मैसेज में हम इसको समझा पाएंगे। आते हैं टॉपिक में। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने बताया था कि सेंटेंस को हमने 2 दृष्टिकोण से बांटा था। फिलहाल बार बार हम यही कह रहे थे कि संरचना के अनुसार सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ भी हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड। हम लोग इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल SIMPL सिंपल, और दूसरा हो गया कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड। यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में बताएं कि सिंपल किसे कहते हैं। हम लोग सिंपल सेंटेंस किसे कहते थे ना, सिंपल सेंटेंस कहते थे कि जब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। कहने का मतलब संक्षेप में, एक कर्ता जब एक काम को करता है तो उसको सरल सेंटेंस कहते थे, सिंपल सेंटेंस कहते थे। और कंपाउंड का मतलब, हम लोगों को देखा था कंपाउंड का डेफिनेशन कुछ अजीब सा लगा था। उन्हें कहा गया था इसमें कि 2 या 2 से अधिक जब प्रिंसिपल क्लॉज को रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वो कंपाउंड कहलाता है। इसमें हमको समझना था कि क्लॉज का मतलब वाक्यांश, मतलब वाक्य के अंश, यानी कि टुकड़े। जब 2 टुकड़े एक साथ जोड़ा जाए, ये दोनों टुकड़ा कंपाउंड
यहाँ पर हमको समझना था प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। तो जब एकाधिक प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा जाता था रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन से तो कंपाउंड कहलाता था। कॉम्प्लेक्स से अंतर यहीं पर था कि वहाँ पर एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता था, बाकी एक से अधिक वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते थे, अधीनस्थ वाक्यांश होते थे। फिलहाल हम लोग देखते हैं, ये हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड हो गया ये वाला। कंपाउंड सेंटेंस जो है यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है 4 प्रकार के हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या कहते हैं परिभाषा में, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन से जोड़ा जाता है ना। तो एक बार दोहरा ले, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं। संक्षेप में अगर व्याकरण के जटिलताओं में ना जाएं, हम समझने की सुविधा के लिए केवल, तो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को 4 भागों में बांटते हैं। और सिंपल सेंटेंस जो है उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस, इसके अलावा भी प्रकार हैं, इसके हम लोग बांटेंगे। ये सारे सिंपल प्रोपोजिशंस जो है, सिंपल प्रोपोजिशंस के क्लासिफिकेशंस है, सिंपल्स के क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारे सिंपल्स के क्लासिफिकेशंस हैं। कंपाउंड के 4 प्रकार हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। पहला है हिपोथेटिकल, HYPOTHETICAL, हिपोथेटिकल। दूसरा है डिसजंक्टिव, DISJUNCTIVE, डिसजंक्टिव। तीसरा है कॉन्जंक्टिव, CONJUNCTIVE, कॉन्जंक्टिव। और चौथा है इक्विवेलेंट, EQUIVALLENT। इस पर हम लोग फिर विस्तारित बात करेंगे। कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है हिपोथेटिकल, डिसजंक्टिव, कॉन्जंक्टिव और इक्विवेलेंट 4 प्रकार के होते हैं ये। फिलहाल यहाँ पर केवल नाम दे रहे हैं, फिर चारों पर हम लोग विस्तारित बात करेंगे। ये अभी फिलहाल इतना ही याद रखना जरूरी है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मेनली यहाँ पर पहुँचना कि चारों ये सिंपल प्रोपोजिशंस जो है उसके क्लासिफिकेशन को विस्तारित रूप से समझाया जाए। पहले इसी को लेकर हम लोग कई प्रकार के अनुमान बनाएंगे, जैसे कन्वर्सन, ऑब्वर्सन, ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, सिलोजिज्म, ये सब सारे जो है हम लोग सिंपल प्रोपोजिशंस के आधार पर पहले बनाएंगे। फिर उसके बाद में कंपाउंड प्रोपोजिशन का क्लासिफिकेशन समझाएंगे और फिर उसके अनुसार कंपाउंड सिलोजिज्म बनाएंगे, बाद की बात है। फिलहाल इसको यहीं पर ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रोपोजिशंस को अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बांटा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी बांटा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस, और भी कई प्रकार हैं। लेकिन जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिलहाल हम उतना ही को आलोचना कर रहे हैं। किताब में ढेर सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ बहुत ज़रूरी है, कुछ कम ज़रूरी है। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिलहाल हम उन चीज़ों को उठाते हैं। एक ही साथ सब लेकर चलते हैं तो बच्चों के मन में अनावश्यक जटिलता तैयार होता है, अनावश्यक जटिलता, और अपने आप का आत्मविश्वास खो जाता है कि नहीं, हमसे नहीं समझ में आ रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम जितना बहुत ज़रूरी है उतने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण। गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब होता है सकारात्मक और नकारात्मक होना। अगर किसी वाक्य में है दिखाई पड़ा, हमने कहा वचन का परिभाषा में तर्क वाक्य या वचन एक प्रकार का घोषक वाक्य है। घोषक वाक्य है, अगर घोषणा करता है तो है के आधार पर कर सकता है, नहीं के आधार पर घोषणा कर सकता है। अगर है के आधार पर घोषणा करेगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और नहीं है कहकर घोषणा करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये। अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। और दूसरा होता है नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। ठीक, तो अफर्मेटिव अगर उसमें रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें हम देखते हैं उसमें इज रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो उसमें इज नॉट रहेगा, इज नॉट या आर नॉट रहेगा उसमें। जैसे राम एक अच्छा लड़का है उसमें मिल रहा है तो अफर्मेटिव कहलाएगा। गधे चौपाया होते हैं, अफर्मेटिव। पहाड़ ऊंचे नहीं होते हैं, नहीं है आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हमने कहा था कि वचन एक ऐसा घोषक वाक्य जो सत्य मिथ्या हो सकता है, तो इसमें घोषित विषय वस्तु पर ध्यान कम दें। क्या कहा गया है? सत्य मिथ्या को बाद की बात आता है। फिलहाल हम लोग ये समझेंगे ढांचा, उसमें है कि नहीं है। अगर है लिखा हुआ है
तो वो अफर्मेटिव कहला जाएगा, अगर नहीं है लिखा हुआ है तो नेगेटिव कहलाएगा। एक बात यहाँ और ध्यान देना जरूरी है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो फॉर्मल लॉजिक है। फॉर्मल लॉजिक का मतलब होता है केवल आकारिक शुद्धता के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, वस्तुगत सत्यता क्या है उसका उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब होगा, अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर भी देखिएगा कि अगर लॉजिक से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि इसमें वास्तविक अर्थ का कुछ भी निकले, आप आकार पर ध्यान दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, इज रहेगा या है रहेगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और इज नॉट रहेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण, यानी कि मात्रा। अब तर्कवाक्य अगर एक घोषक वाक्य है तो यह घोषणा उस श्रेणी के सभी सदस्य के बारे में कर सकता है या उस श्रेणी के कुछ सदस्य के बारे में कर सकता है ना। कह सकता है कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, कह सकता है कि कुछ मनुष्य स्वार्थी होता है, तो सब के बारे में कह सकता है, कुछ के बारे में कर सकता है, दोनों हो सकता है। जब सबके बारे में कहे तो वह कहलाता है यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, या इसको जनरल भी कहते हैं, GENERAL। और दूसरा हो सकता है पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल का मतलब हो गया ऑल और पर्टिकुलर का मतलब हो गया सम। इस पर हम लोग विस्तारित आलोचना करेंगे। यूनिवर्सल का मतलब सबके बारे में कुछ कहा जाता है, सबके बारे में कहा जाता है तो यूनिवर्सल कहलाता है और नहीं है कहना वो बात का बात है, वो गुण में आता है रहेगा तो अफर्मेटिव, नहीं रहेगा तो नेगेटिव। आते हैं सिग्निफिकेंस के अनुसार, तात्पर्य के अनुसार इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ये कहलाता है एनालिटिक और दूसरा कहलाता है सिंथेटिक। इसको वर्बल भी कहते हैं। देखते हैं जरा इसके अर्थ को समझते हैं। एनालिटिक या वर्बल। वर्बल का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक ही बात को कह रहा है, यानी प्रेडिकेट कोई नया बात हमको नहीं बता रहा है, तब वो कहलाता है वर्बल। और एनालिटिक का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट एक नया बात बता रहा है, नया गुण बता रहा है, वो कहलाता है सिंथेटिक। सिंथेसाइज करना मतलब मिला लेना, हम लोग समझते हैं ना। उदाहरण देते हैं, हम आमतौर पर हम बच्चों को देते हैं कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सनलाइट सबको लेकर मिलाते हैं और मिलाकर एक नया प्रोडक्ट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार सिंथेटिक जो होता है हमेशा नया ज्ञान देता है। प्रेडिकेट ऐसा कुछ बताता है जो सब्जेक्ट से ड्राइव नहीं किया जा सकता, नया ज्ञान देने वाला होता है। तो वर्बल और एनालिटिकल, वर्बल का मतलब या एनालिटिक का मतलब हो गया जो सब्जेक्ट को एनालिसिस करें तो प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट प्रेडिकेट का अगर एनालाइज करें तो सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दोनों का लगभग रिपीटेशन होता है, पुनरुक्ति होता है, एक ही जैसा बात कहा जाता है, तो वो वर्बल कहलाता है। और सिंथेटिक सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में एक नया बात बताता है। फिलहाल मेरे लिए भी उतनी ज़रूरी नहीं है, फिलहाल मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि गुण के अनुसार और परिमाण के अनुसार तर्क वाक्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर क्वांटिटी में एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन एक प्रकार का और भी होता है जिसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं, SINGULAR, सिंगुलर। यूनिवर्सल प्रोपोजिशन का ही एक भाग है सिंगुलर। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे जब सबके बारे में कहना हो, उदाहरण दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, ये यूनिवर्सल हो गया।
या फिर हम कह सकते हैं कि नो मैन आर फोर फुटेड। नो मैन आर फोर फुटेड का मतलब कोई मनुष्य चौपाया नहीं है। सभी के बारे में हाँ कहें एक बार, सभी के बारे में ना कहें एक बार, कह दिए। अब जब कुछ के बारे में कहना हो, कुछ के बारे में कहने के लिए हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि ना तो हम सब के बारे में कह रहे हैं, ना तो हम कुछ के बारे में कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे हैं, किसी एक वस्तु स्थान के बारे में कह रहे हैं। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है लिखा है इसमें, तो अगर है इसमें है तो वह अफर्मेटिव तो हो गया, अफर्मेटिव तो हो गया। लेकिन ये सिंगल केस के बारे में कह रहा है, तो हम इसको क्या कहें? ऑल के साथ कह सकते हैं, ऑल ही इज़ माई ब्रदर कह सकते हैं क्या? ना सम ही इज़ माई ब्रदर कह सकते हैं। अगर कहता है कि राम इज़ माई ब्रदर तो क्या कह देंगे हम लोग? ऑल राम इज़ माई ब्रदर ये कहना उचित होगा, ना सम राम इज़ माई ब्रदर कहना उचित होगा। तो उसमें ना तो ऑल लगता है ना तो सम लगता है, सिंगल केस है, इसलिए सिंगुलर प्रोपोजिशन कहलाता है वो, जो कि हमेशा यूनिवर्सल समझा जाता है। यही सब कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने में किताब पढ़कर क्लियर नहीं हो पाता है। और इसी सब के चलते लगा एक वीडियो आवश्यक है, इस पर वीडियो बना रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर फोल्ड स्कीम ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। फोर फोल्ड स्कीम ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हमने देखा यहाँ पर कि जो कैटेगोरिकल, ये जो यहाँ पर सिंपल प्रोपोजिशन है, ये सिंपल प्रोपोजिशन का एक नाम और भी है, इसको हम लोग कैटेगोरिकल कह सकते हैं। कैटेगोरिकल, CATEGORICAL, कैटेगोरिकल। और कंपाउंड जो है इसको हम लोग कंडीशनल कहते हैं, कैटेगोरिकल कंडीशनल, CONDITIONAL, कंडीशनल। ऐसा कहने का कारण बताते हैं थोड़ा सा। कैटेगोरिकल का मतलब होता है निशर्त, निशर्त, बिना किसी शर्त का घोषणा करता है। ही इज़ माई ब्रदर, राम इज़ नॉट माई ब्रदर, ये बिना किसी शर्त का घोषणा किया। लेकिन कंपाउंड प्रोपोजिशन में जब उदाहरण देंगे, हिपोथेटिकल का उदाहरण देंगे हम लोग, तो देखेंगे उसमें इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 में उसका वाक्यांश रहेगा। यदि पानी पड़ा तो मिट्टी भीगेगा, यदि सूर्योदय हुआ तो अंधेरा दूर होगा। यहाँ पर यदि और तो ये शर्त के रूप में काम कर रहा है, और तो के पहले एक शर्त है, तो के बाद तो के पहले एक हिस्सा है वाक्यांश का, और तो के बाद एक वाक्यांश का हिस्सा है। तो हिपोथेटिकल इस प्रकार से है, डिजंक्टिव में आइदर और रहता है, कॉन्जक्टिव में डॉट 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 एंड डॉट 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 रहता है, इक्विवेलेंट में इफ एंड ओनली इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट। यहाँ हिपोथेटिकल में इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट, लेकिन इक्विवेलेंट में इफ डॉट डॉट डॉट, इफ एंड ओनली इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट। ये दोनों में अंतर, इस बारे में विस्तारित हम पहले बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल को हम लोग कैटेगोरिकल भी कहते हैं, तो इसको हम लोग नॉन कैटेगोरिकल कह सकते हैं। ये कंडीशनल कहलाता है तो ये नॉन कंडीशनल कहला सकता है। ये क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है। अगला दिन हम लोग ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये सिंपल प्रोपोजिशन जो हुए कि गुण के अनुसार दो हुए, परिमाण के अनुसार दो हुए, गुण के अनुसार दो हुए, परिमाण के अनुसार दो हुए, इन दोनों को मिलाकर 4 प्रकार के तर्क वाक्यों की कल्पना की गई है, जिसे हम लोग फोर फोल्ड स्कीम ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं, या निशर्त या सरल वचनों की चतुर्वर्ग परिकल्पना कहते हैं। चतुर्वर्ग परिकल्पना 4 प्रकार के। ठीक है, थैंक यू।